एक प्रेस्टिजियस फैमिली का हायर होने के नाते मैंने 15 साल की उम्र में फैमिली बिजनेस संभालना शुरू कर दिया था। 17 साल की उम्र तक मैंने फैमिली बिजनेस को दसियों खरब तक एक्सपेंड कर दिया। 19 साल की उम्र में कॉरपोरेशन के कोर बिजनेस एरियाज पर मेरा और भी ज्यादा कंट्रोल था। लेकिन अपने ट्विन भाई के साथ मेरे 20वें जन्मदिन की पार्टी पर, जो कि की ग्रुप में पावर ट्रांसफर का भी दिन था, मेरे दादाजी ने फैमिली हेड के स्टेटस का प्रतीक, वो वुडन सील, उस निकम्मे इंसान को दे दिया जिसे सिर्फ दूसरों की कमाई पर जीना आता था। मेरे भाई ने उसे बड़े गर्व से वह सील लेते हुए देखा और दिखावे के लिए मुझे और मेरी होने वाली पत्नी को कंधे पर ठपठपाया और खुशी मनाई। तब मुझे समझ आया कि वे सिर्फ सबसे बड़े बेटे के टाइटल को अहमियत देते हैं। अगर ऐसा है तो मेरी इनहेरिटेंस छोड़ने और अपनी पूरी कोर टीम के साथ निकलने की डिसीजन, जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया था, बिल्कुल सही थी। कि फैमिली के पुराने घर के बड़े हॉल में चमकते हुए क्रिस्टल के झूमर रोशनी फैला रहे थे, जो हर इंसान के नकली और धुंधले चेहरों को दिखा रहे थे। आज मेरा और मेरे भाई जी यांग का 20वां जन्मदिन है और की ग्रुप में पावर ट्रांसफर का दिन भी। मैं जी यांग हियर बनने के लिए तैयार किया गया था। सभी को लग रहा था कि आज रात मेरे दादाजी फैमिली का हेड मुझे बनाएंगे। मेरे हाथ में वाइन का ग्लास था, होठों पर हल्की मुस्कान थी। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। हर तरफ से बधाई लेते हुए मैंने सबका अभिवादन किया, लेकिन मेरी नजर मेरे दादाजी पर थी, जो मेन कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने गहरे लाल रंग का चोगा पहना था। उनका रूप बेहद प्रभावशाली था। उनका हाथ एक काली लकड़ी की डिब्बी को सहला रहा था, जिसमें जी फैमिली की असली पावर थी। स्टेज पर मास्टर ऑफ सेरेमनीज एक उत्साह भरा भाषण दे रहे थे। माहौल अपने चरम पर था और अंत में मेरे दादाजी खड़े हो गए। पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। उन्होंने गला साफ किया और साफ गूंजती हुई आवाज में कहा, आज मेरे दोनों पोतों का 20वां जन्मदिन है। यह वह दिन भी है जब इस बूढ़े व्यक्ति को रिटायर हो जाना चाहिए। उन्होंने थोड़ा रुककर हॉल में नजर डाली और अंत में मुंह पर रुकी, एक जटिल भावना के साथ जिसे मैं समझ नहीं सका। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। हमारी जी फैमिली के रूल्स के अनुसार फैमिली हेड की पोजीशन बड़े पोते को दी जाएगी। मेरा दिल बैठ गया। मेरा बड़ा भाई जी यांग और मैं जुड़वा हैं। वो मुझसे सिर्फ 3 मिनट पहले पैदा हुआ था, लेकिन उन 3 मिनट की वजह से पिछले 20 सालों की मेरी सारी मेहनत धुआं हो गई। मैंने अपने दादाजी को वो डिब्बी खोलते देखा। उन्होंने भारी सील बाहर निकाला। फिर वह मेरे पास से गुजर कर उस इंसान के पास गए जो मेरे बगल में खड़ा था, एक मजाक उड़ाने वाली शक्ल वाला जी यांग। जी यांग, आज से तुम जी फैमिली के हेड हो, जी ग्रुप के चेयरमैन। याद रखना, तुम सबसे बड़े पोते हो, तुम्हें यह जिम्मेदारी उठानी होगी। जी यांग एक पल के लिए दंग रह गया, फिर उसके चेहरे पर बेहद खुशी दिखाई दी। उसने जल्दी से वह सील झपट लिया। शुक्रिया दादाजी, मैं जरूर सफल हो जाऊंगा। पूरा हॉल शांत हो गया। सबकी नजरें स्पॉटलाइट्स की तरह मुंह पर टिक गईं। वहां हमदर्दी, ताना और यहां तक कि दूसरों की बर्बादी पर खुशी भी थी। मेरा चेहरा कठोर हो गया। अब उस नकली मुस्कान को बनाए रखना मुश्किल था। इसी पल मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, हाँ, मैं जीत गया। मैंने कहा था ना, माँ की कोख से 3 मिनट पहले निकला हूँ। क्राउन प्रिंस की किस्मत यही है। इस बूजीयान ने इतनी पढ़ाई की, इतने प्रोजेक्ट्स पर काम किया, खुद को मार डाला और अंत में वह सिर्फ मेरे लिए एक बैकड्रॉप है। ये इतना अच्छा लगा कि मैंने अचानक जी यांग को देखा। वह सील पकड़े हुए था। उसका चेहरा जीत की खुशी और अहंकार से चमक रहा था। उसने इसे बिल्कुल नहीं छुपाया, लेकिन उसने कहा, छोटे भाई, मुझे भविष्य में तुम्हारी बहुत मदद की जरूरत पड़ेगी। हम भाई हैं जो साथ में काम कर रहे हैं। वह आवाज उसके असली विचार थे। मुझे कभी नहीं पता था कि मैं उसके दिमाग की बातें सुन सकता हूँ। शायद उस पल के अपमान और गुस्से ने किसी छुपी हुई शक्ति को जगा दिया था। जी यांग आगे बढ़ा, मुझे कंधे पर जोर से थपथपाया। उसका हाथ गर्व से भरा था। उसके इस नाटक को देखकर मुझे हंसी आ रही थी। वह बचपन से ईमानदारी का नाटक कर रहा था, यह सोचकर कि उसका पलड़ा भारी है। घटिया। मेरे पिता के दिल में मैं ही सबसे खास हूं। मेरे नाखून इतने जोर से धंसे कि मेरी हथेलियों से खून निकल आया। तभी मेरी होने वाली पत्नी लियू रोयान आई वाइन का ग्लास लिए और जी यांग की तरफ चलते हुए। उसने वो महंगी फॉर्मल ड्रेस पहनी थी जो मैंने उसके लिए खरीदी थी। उसके गाल शर्म से लाल थे, आंखें चमक रही थीं। भाई जी यांग, बधाई हो, मैं आपको टोस्ट करूंगी। वह मुझे देखने की भी हिम्मत नहीं कर सकी और फिर भी मैं उसके दिमाग की बातें सुन सकता था। शुक्र है हम एक ही पक्ष में हैं। जुड़वा भाइयों में तुम्हें बड़े को चुनना पड़ता है। जियान चाहे कितना भी योग्य हो, इससे क्या फर्क पड़ता है। जी फैमिली जैसी ट्रेडिशनल फैमिली में हियरार्की को सबसे ऊपर रखा जाता है। मैं जानता था, किस्मत से मैंने गलत पक्ष नहीं चुना। बाद में मैकी ग्रुप की चेयरमैन वाइफ बनूंगी तो ऐसा था। यह पता चला कि उनकी नजरों में मेरी सारी वैल्यू उन 3 फिजल मिनट से भी कम थी। सो कॉल्ड रूल्स, सो कॉल्ड परंपरा सिर्फ बहाने थे उनके लिए नाकाम को बचाने और काबिल को दबाने के लिए। मैंने जी यांग को वो वाइन पीते देखा जो लियो रुआन ने दी थी, यहां तक कि धीरे से उसके हाथ को अपनी उंगलियों से सहलाया। मैंने अपने दादाजी को संतुष्टि के साथ दाढ़ी सहलाते देखा, जैसे उन्होंने सबसे बुद्धिमानी का फैसला लिया हो। मैंने अपने रिश्तेदारों को जी यांग को घेरते देखा, उस पर तारीफों की बौछार करते हुए। ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ एक बैकड्रॉप हूं,
कोई अहमियत नहीं। मेरे दिल में गुस्से की आग ने मेरे होश के आखिरी हिस्से को खत्म कर दिया। मैंने अपनी मुट्ठी खोली और धीरे से हंसने लगा। हंसी जोर से नहीं थी, लेकिन ये एक शांत झील में फेंके गए पत्थर की तरह थी, सारे शोर को शांत करते हुए। मैंने अपने हाथ में शादी का इन्विटेशन पकड़ा और स्टेज पर आगे बढ़ा। स्पॉटलाइट्स एक बार फिर मुझ पर थी। मैंने जानबूझकर बड़े भाई शब्दों पर जोर दिया। दादाजी सही थे कि फैमिली के अपने रूल्स हैं। दादाजी ने संतुष्टि में सर हिलाया। जैसा कि तुम जानते हो, अगर तुम दिल से अपने बड़े भाई को थैंक यू बोलोगे तो बेनिफिट्स की कमी नहीं होगी। जी यांग ने ऐसा चेहरा बनाया जैसे वो कोई नाटक देख रहा हो। नाटक करते रहो, देखते हैं तुम कब तक एक्टिंग कर सकते हो। मैंने हॉल में नजर डाली। मेरी आवाज साफ और मजबूत थी। अगर की फैमिली बड़े बेटे के रूल्स को इतना वैल्यू देती है तो चीजें वैसे ही होनी चाहिए। मैं जियान सबके सामने घोषित करता हूं कि मैं अपनी इनहेरिटेंस के अधिकार छोड़ता हूं और कि ग्रुप से विड्रॉ करता हूं। मेरे शब्दों पर पूरा हॉल, जो शांत था, खड़ा हो गया, मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए गुस्से में कांप रहा था। तुमने क्या कहा, तुम बास्टर्ड? मैंने भीड़ को नजरअंदाज किया और आगे कहा, इसके अलावा मैंने ही फाउंड किया और मैं हर चीज का पूरा इंचार्ज हूं। स्टार्टअप प्रोजेक्ट का कोर, सारा प्रोजेक्ट डेटा, कस्टमर रिसोर्सेज और आने वाले 3 सालों का डेवलपमेंट प्लान सब मेरा पर्सनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, तो ये नेचुरल है कि मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊं। ये कहने के बाद मैंने एमसी को हटाया और वहां से निकलने के लिए मुड़ गया। जैसे ही मैं जियांग के पास से गुजरा, मैंने उसके दिमाग के घबराहट भरे विचार सुने। क्या वह लोगों को ले जाना चाहता है? ये किस तरह का प्रोजेक्ट लॉन्च है? क्या ये कंपनी प्रोजेक्ट नहीं है? नहीं, मैं उसे जाने नहीं दे सकता। उसने मुझे रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने सिर्फ एक ठंडी नजर डाली। जनाब, कृपया थोड़ी मर्यादा रखिए। मेरे पीछे हॉल के एक और हिस्से में सूट में एक नौजवान खड़ा हो गया। वह मेरा सबसे काबिल असिस्टेंट है, लिंजो। उसने कुर्सी से अपनी जैकेट उठाई और पीछे बैठे 2 टेबल्स के लोगों से शांत स्वर में कहा, मिस्टर की जा चुके हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? अपना सामान पैक करो, कल नई जगह रिपोर्ट करो। समझ गए। उन 2 टेबल्स से 20 से ज्यादा लोगों ने एक साथ खड़े होकर मेरा साथ दिया। वे जी ग्रुप के टेक्निकल डिपार्टमेंट से थे, मार्केटिंग और प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट्स के सभी कोर पर्सनल के साथ। उन्होंने बिना पीछे मुड़े सीधे दरवाजे तक मेरा अनुसरण किया। पूरा हॉल मौत जैसी शांति में डूब गया। सिर्फ मेरा निकम्मा बड़ा भाई बचा, अपने हाथ में गरम सील पकड़े हुए, और मेरे दादाजी का उतरा हुआ चेहरा। मैं की फैमिली के पुराने घर के बड़े दरवाजे से बाहर निकला। रात की हवा हल्की ठंडक लिए हॉल से आ रही इत्र की घटिया महक को उड़ा ले गई। लिंजो ने मुझे छेज किया, बुदबुदाते हुए जैकेट मेरे कंधों पर डाल दी। मिस्टर की, गाड़ी तैयार है। मैंने सर हिलाया और पीछे की सीट पर बैठ गया। कोर टीम के 20 से ज्यादा सदस्यों ने भी पीछे आ रही गाड़ियों में जगह ली। किसी ने एक भी फालतू सवाल नहीं पूछा। उन्होंने सिर्फ अपने काम से अपना पक्ष जाहिर किया। ये सभी लोग पर्सनली मेरे द्वारा यूनिवर्सिटी से भर्ती किए गए थे और मेरे लीडरशिप में हमने साथ में अनगिनत रातें जागकर बिताई थी, अनगिनत कठिनाइयां पार की थी और एक दूसरे पर विश्वास बनाया था। हमने बहुत पहले ही उस रिश्ते को पार कर लिया था जिसमें सिर्फ सुपीरियर सबऑर्डिनेट का संबंध होता है। गाड़ी इस पॉश इलाके से तेजी से निकल गई। मैंने पीछे देखने वाले शीशे में कीगागुजे को छोटा होते देखा, वह जगह जिसे मैं कभी घर मानता था। तभी मेरा फोन लगातार बजने लगा। मेरे दादाजी का फोन था। मैंने फोन काट दिया और नंबर तुरंत ब्लॉक कर दिया। उसके तुरंत बाद जी यांग ने कॉल किया। मैंने आंसर का बटन दबाया। क्या तुम पागल हो? अभी के अभी वापस यहाँ आओ। जी यांग, मैं क्या कह रहा हूँ उस पर ध्यान दो। हम अब भाई नहीं हैं, हम सिर्फ ऑर्डिनरी बिजनेस राइवल्स हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे राइवल बन सकते हो? डोंट फॉरगेट, तुम जो पैसा अपने बैंक अकाउंट में खर्च करते हो वह सब जी फैमिली का है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम जानते हो मैंने दादाजी से तुम्हारे सारे कार्ड्स फ्रीज करने को कहा है। देखते हैं तुम उन लोगों को कैसे सपोर्ट करोगे। याद दिलाने के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे लगता है कि बोनस मनी और पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स जो मैंने खुद कमाए थे वो मेरे अपने बिजनेस शुरू करने के लिए काफी होने चाहिए। कहने के बाद मैंने फोन काट दिया। जियांग नहीं जानता था कि 18 साल की उम्र से मैं प्रोजेक्ट बोनस और पर्सनल इन्वेस्टमेंट्स का उपयोग करके काफी स्टार्टअप कैपिटल जमा कर रहा था। मैंने कभी अपनी उम्मीद दूसरों पर, यहां तक कि रिश्तेदारों पर भी नहीं रखी। तथ्यों ने साबित किया कि मैं सही था। बहुत जल्द लियू रोयान ने भी कॉल किया। परेशान मत हो, मैं जानती हूं तुम अभी बहुत दुखी हो, लेकिन दादाजी बूढ़े हैं, तुम उन्हें इस तरह गुस्सा नहीं कर सकते। घर जाओ और उनसे माफी मांगो। अभी भी मामला सुधारने का मौका है। सुधारने का मौका? लियू रोयान, जब उसने पहले जियांग को टोस्ट किया था तब उसने ऐसा नहीं सोचा था। फोन के दूसरे छोर पर वह अचानक शांत हो गई। क्या मैंने तनाव कम करने में मदद करने के लिए ऐसा नहीं किया? तुम जानते हो, तुम मेरे दिल में हो। सच में, तो अब तुम अपने दिल के इंसान को अपने नए घर के लिए बदल सकती हो। घर का मालिक की फैमिली से है। यहां बात खत्म करते हैं। मैंने फोन काट दिया और उसका नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। फाइनली शांति है। लिंजो ने फ्रंट सीट से मुझे टैबलेट पकड़ाया। एक नजर डालिए, ये वह है जो हमारी टीम ने लॉन्च प्रोजेक्ट के बारे में तैयार करने के लिए पूरी रात मेहनत की है। आगे के कदम और हमारी नई कंपनी के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कृपया एक नजर डालिए। मैंने टैबलेट लिया, उस पर लिखे ढेर सारे डेटा को देखा। मेरा दिल जो धोखे से ठंडा हो गया था अब थोड़ी गर्मी महसूस कर रहा था।
कंपनी का नाम शिन की टेक्नोलॉजी रखते हैं। लिंजो की आंखें चमक उठी। ये एक शानदार नाम है, एक नई शुरुआत। हमने पूरी रात जागकर एक पूरा फ्लोर रेंट पर लिया, सिटी सेंटर में एक ऑफिस बिल्डिंग। अगली सुबह जबकि ग्रुप के एम्प्लॉयज ने देखा कि इंजीनियरिंग और मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स के मुख्य लोग गायब हो गए हैं, पूरी कंपनी में हड़कंप मच गया। जी यांग चेयरमैन के ऑफिस में बैठा था। डिपार्टमेंट हेड्स की अर्जेंट रिपोर्ट्स को सुनकर मेरा सर दर्द कर रहा था। क्या फोंक हुआ कंपनी के साथ कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट? फाइनल वर्जन आज ही जमा करना है। इंचार्ज व्यक्ति कहाँ है? तुम वह कल जी यान के साथ चला गया। तो सिटी के पश्चिम में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के ऑनलाइन प्रमोशन का क्या? ये अगले हफ्ते लॉन्च होने वाला है। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए इंतजार कर रहा हूँ। मार्केटिंग डिपार्टमेंट के डायरेक्टर ली वह भी चले गए कि ग्रुप में मेरे द्वारा लगाए गए पुराने कॉन्टैक्ट्स के जरिए मैं मीटिंग में हो रही हर चीज पर नजर रख रहा था। ये नखरे और एहसान फरामोश लोग, जियान ने उन्हें क्या जादू या नशे की दवा दी है? उन्हें जाने दो। अगर लोग नहीं है तो भी दुनिया चलेगी। मेरे लिए नए लोग हायर करो। मेरे लिए उन्हें भर्ती करने के लिए बहुत पैसा खर्च करो, बहुत जल्द। कि ग्रुप के एचआर डिपार्टमेंट ने बाजार से लोगों को भर्ती करना शुरू किया, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि जो लोग सच में काबिल थे, जी यान द्वारा छोड़े गए मुसीबत को संभालने के बारे में सुनकर सबने मना कर दिया। हर कोई जानता था कि प्रोजेक्ट जी यान द्वारा शुरू किया गया था, जिसने उसके अंदर तकनीकी रुकावटों और मार्केट नेटवर्क को अकेले बनाया था। उसकी कोर टीम के अलावा बाहर के लोग इसे समझ नहीं सकते थे। 3 दिन बाद कोर टीम के जाने और की प्रोजेक्ट्स के रुकने की खबर से की ग्रुप का स्टॉक प्राइस 10% गिर गया। जी यांग का डेब्यू नाकाम रहा और नई की टेक्नोलॉजी ऑफिशियली स्थापित हो चुकी थी। तान की टेक्नोलॉजी के ओपनिंग डे पर कोई बड़ा फंक्शन नहीं था। बस हमारे 20 से ज्यादा फाउंडिंग एम्प्लॉयज ने हमारे नए ऑफिस में शैंपेन की बोतल खोली। सबने पहले की ग्रुप को अपना सब कुछ दिया था। आज से हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे। हर कोई जोश से भरा था। उनकी आंखों में उम्मीद थी। वे सब टेक्नोलॉजी और मार्केट में पायनियर्स थे कि ग्रुप के कठोर मैनेजमेंट सिस्टम से आजाद हो गए थे। उनकी रचनात्मकता बाहर आ गई थी। पहली चीज जो हमने की वह स्टार्टअप प्रोजेक्ट का कोर प्रोडक्ट, एक पूरी तरह से नया स्मार्ट होम कंट्रोल सिस्टम, उसे बेहतर और अपग्रेड करना था और अर्ली मार्केट लॉन्च के लिए तैयार होना था। यह प्रोडक्ट पहले की ग्रुप के लिए साल के दूसरे हिस्से का मुख्य प्रोजेक्ट था। अब यह तान की टेक्नोलॉजी का हथियार बनेगा मार्केट में पहली जीत के लिए। इस बीच की ग्रुप पूरी तरह से बिखरा हुआ है। वे सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स, जिन्हें की धुओंग ने महंगी सैलरी पर भर्ती किया था, प्रोजेक्ट के लॉन्च और छूटे हुए कोड के सामने पूरी तरह से हेल्पलेस हैं। ट्रेनिंग सेशन के दौरान उन्होंने जी यांग के साथ जोर जोर से बहस की। सीधा कहूं तो पुरानी टीम जो कोड छोड़कर गई है वह कचरा है। यह बेहद खराब और कमर्शियली बेकार है। सही है, इसका लॉजिक ही गलत है। हम सलाह देते हैं कि हम इसे तोड़ दें और शुरू से शुरू करें। इंटरनल लाइन पर सुनाई दे रही रिकॉर्डिंग को सुनकर मैं हंसने से खुद को रोक नहीं सका। वे समझ नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने झूठा इल्जाम लगाया कि यह कचरा है, और फिर भी उस निकम्मे जी यांग ने इसे पूरी तरह से मान लिया। यह पता चला कि जी यान ने सिर्फ इस मुसीबत के साथ खेलने में आधा दिन बिताया और उन्होंने इसे खजाना माना। ठीक है, तोड़ दो और शुरू से शुरू करो। मैं उन्हें दिखाऊंगा कि असली जीनियस कौन है। और इसलिए जी यांग ने पेन पटक दिया और नई टीम के प्लान को रिजेक्ट कर दिया, उस प्रोजेक्ट को छोड़कर जिसे हमने पहले ही 90% पूरा कर लिया था। शुरू से शुरू करने के इस फैसले ने डायरेक्टली जी ग्रुप को कम से कम अरबों युआन A&D कॉस्ट्स में डुबोने और इस प्रोजेक्ट पर और 6 महीने बर्बाद करने के लिए मजबूर किया। हालांकि दादाजी रिटायर हो गए थे, वे कंपनी के हर कदम पर नजर नहीं रख सकते थे। उन्होंने जी यांग को जी फैमिली के पुराने घर वापस बुलाया और अच्छी खासी फटकार लगाई। तुम पागल इंसान, क्या तुम जानते हो कि पुरानी इमारत तोड़ना ही इकलौता रास्ता है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पिछले 6 महीने का सारा इन्वेस्टमेंट कैपिटल बर्बाद हो गया है। जी यांग ने जिद करते हुए बहस की। दादाजी, नए एक्सपर्ट्स ने पहले ही कहा है, जी यान सिर्फ एक चमकदार लेकिन बेकार फैसाड छोड़ गया है। दादाजी, तुम हमेशा यह नहीं मान सकते कि वह जो भी करता है सही है। अब वह हमारा दुश्मन है। दादाजी, तुम बहुत पक्षपाती हो। इस स्थिति में भी तुम अभी भी जी यान को बचा रहे हो। मुझे कुछ नया बनाना है, उसे देखने दो कौन सही है। अंत में दादाजी उसे समझा नहीं सके और अनिच्छा से उसे जारी रखने दिया। इस बीच मैंने इस मौके का फायदा उठाया। 1 महीने बाद शिनकी टेक्नोलॉजी ने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया। मैं स्पॉटलाइट के नीचे खड़ा था, मीडिया और पोटेंशियल पार्टनर्स के सामने हमारा काइमिंग स्मार्ट होम सिस्टम पेश कर रहा था। काइमिंग सिस्टम तुम्हारी जिंदगी बदल देगा। यह सिर्फ एक कंट्रोलर नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंट और समझदार पर्सनल असिस्टेंट भी है। मार्केट में सभी समान प्रोडक्ट्स से बेहतर इसके स्मूथ एक्सपीरियंस, यूजर फ्रेंडली डिजाइन और स्ट्रांग कंपैटिबिलिटी के साथ काइमिंग सिस्टम ने लॉन्च होते ही टेक वर्ल्ड में हलचल मचा दी। इसके लॉन्च के दिन ही हमने 3 मुख्य डोमेस्टिक फर्नीचर कंपनीज के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन किए, जहां कॉन्ट्रैक्ट्स की कुल वैल्यू 175 बिलियन वियतनामी डोंग से ज्यादा थी। तान की टेक्नोलॉजी एक रात में मशहूर हो गई। हमारे ऑफिस फोन्स लगातार बज रहे थे। इस बीच की ग्रुप ने अपने नए प्रोजेक्ट की धुओंग के लिए सिर्फ प्रिलिमिनरी स्ट्रक्चर पूरा किया था। न्यूज पर मेरी डैशिंग अपीयरेंस को देखकर
और काइमिंग सिस्टम के डेजलिंग फीचर्स को देखकर वो पागल हो गया और ऑफिस में अपना पसंदीदा एंटीक वाच तोड़ दिया। इम्पॉसिबल, ये असंभव है। क्या ये वो प्लान नहीं है जिसे मैंने रिजेक्ट किया था? तुम इससे बस 1 महीने में इस स्तर तक कैसे परफेक्ट कर सकते हो? फाइनली उसे एहसास हुआ कि वह उन सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स द्वारा धोखा खा गया था। जिसे वह कचरा समझता था, वो असल में एक सोने की खान थी जो पूरे मार्केट को पलट सकती थी। लेकिन उसने खुद ही सोने को कचरे में फेंक दिया कि ग्रुप का स्टॉक प्राइस एक बार फिर गिर गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बूढ़े शेयर होल्डर्स, दादाजी के समर्थक शिकायत करने लगे। चेयरमैन ने देखा कि इसका कितना शोर मच गया है। जैसे ही जी यान गया, कंपनी और उसके नए बिजनेस सेगमेंट्स डूबने के कगार पर थे। अब वे हमारे प्रोजेक्ट का उपयोग करके हमारा कंपटीटर बन रहे हैं। ये किस तरह की स्थिति है? दादाजी चेयरमैन की कुर्सी में बैठे थे। उनका चेहरा इतना सख्त था कि उसे देखकर डर लग जाए। वह गद्दार बेटा जी यान ने अपने पंख फैला लिए हैं और मुझे ही काटने की हिम्मत की है। वह नहीं जानता कि यह सिर्फ शुरुआत है। काइमिंग सिस्टम की कामयाबी ने शिन की टेक्नोलॉजी को इंडस्ट्री में मजबूती से स्थापित होने में मदद की है। हमने इस कामयाबी का फायदा उठाया, तेजी से अपना मार्केट बढ़ाया। सिर्फ 3 महीने में हमने डोमेस्टिक स्मार्ट होम मार्केट पर कब्जा कर लिया, हाई एंड सेगमेंट का 30% हिस्सा पकड़े हुए, और कंपनी की वैल्यूएशन बहुत बढ़ गई। इस बीच वेन की ग्रुप अनुभवहीन कठिनाइयां फेस कर रहा है। फाइनली जी यांग ने स्थिति सुधारने का रास्ता खोजा, अलग अलग फील्ड्स में पैसा लगाना शुरू किया, नए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज ढूंढने की कोशिश में। आज उसने एक मास्टर को सुना जिसने कहा कि मेटावी भविष्य का ट्रेंड है और वर्चुअल सोशल नेटवर्क बनाने में एक 100 बिलियन वियतनामी डोंग फेंक दिए। कल उसने किसी को सुना, इंटरनेट ने कहा कि लायर चेन की सेल्स सबसे ज्यादा फायदेमंद थी और उसने टीम बनाने के लिए और 50 बिलियन वियतनामी डोंग फेंक दिए। नतीजा यह रहा कि ये प्रोजेक्ट्स बिना किसी अपवाद के सब बुरी तरह नाकाम हो गए। पूरी तरह से नुकसान हुआ। कंपनी का कैश फ्लो तेजी से खत्म हो गया। उसके दिमाग के विचारों को सुनकर मैं साफ साफ उसके बेवकूफाना फैसलों को समझ सकता था। वह जो सोचता था वह कभी कंपनी चलाने का तरीका नहीं था, बल्कि शॉर्टकट्स कैसे लें, अपनी अहंकार और स्वार्थी इच्छाओं को कैसे पूरा करें। उसने इतनी बड़ी कॉर्पोरेशन को अपनी निजी फैंटेसीज पूरी करने के लिए एक खिलौना बना लिया, एक असली प्लेग्राउंड। उस दिन मैं ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स देख रहा था जब मुझे किसी अनजाने व्यक्ति से कॉल आया। लियू रोयान की माँ। आंटी लियू शियाओयान, ये मैं हूँ। उसकी आवाज पहले से 100 गुना ज्यादा उत्साही लग रही थी। क्या हुआ? यहाँ आओ, देखो ये बच्चा मुझसे कितना दूर है। क्या तुम आज रात फ्री हो? मैंने पहले ही तियानकसुआन मेंशन में रिजर्वेशन किया है। तुम्हें और रोयान को देखे हुए बहुत समय हो गया है। चलो साथ में खाना खाते हैं और थोड़ी बात करते हैं। इससे पहले कि मैं रिप्लाई कर पाता, मैंने उसके दिल के विचार सुने, अपने उत्साह को दबाने की कोशिश करते हुए। ये लड़का अब एक राइजिंग स्टार है। शिन की टेक्नोलॉजी की वैल्यूएशन जी ग्रुप के बराबर आने वाली है। लियू रोयान कितनी बेवकूफ है, वो उसके साथ ब्रेकअप कैसे कर सकती है? मुझे जल्दी से उन्हें वापस मिलाने के लिए इंतजाम करना होगा। अगर उनकी शादी हो गई तो क्या शिन की टेक्नोलॉजी हमारी लियू फैमिली की संपत्ति नहीं बन जाएगी? वो कितनी मतलबी है। मैं थोड़ा हंसा। जरूरत नहीं दादी, लियू रोयान और मैं अब साथ में नहीं है। इसके अलावा मैं बहुत बिजी हूँ। ऐसा मत करो शियाओयान, तुम अभी भी रोयान के दिल में हो। पिछली बार जब उसने तुम्हारे साथ ब्रेकअप किया, वह सब जी यांग के मजबूर करने की वजह से था। वह सिर्फ एक लड़की है। वह जी यांग जैसे इंसान के साथ मुकाबला कैसे कर सकती है? उसके अपने दुख हैं, तो उसके दुख क्या हैं? क्या इसीलिए कि वह जल्दी चेयरमैन्स वाइफ नहीं बन सकती? फोन के दूसरे छोर पर तुरंत शांति हो गई। आंटी ने शायद उम्मीद नहीं की होगी कि मैं इतना साफ बोलूंगा। कुछ सेकंड बाद उसने हंसने की कोशिश की। शियाओयान, तुमने जरूर गलत समझा है। मैंने गलत समझा है या नहीं, तुम्हारी माँ और तुम्हारी बेटी अच्छे से जानती हैं, तो दोबारा कॉल मत करना, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकता कि लियू ग्रुप का स्टॉक प्राइस की ग्रुप जैसा ही होगा। ये बेहद बुरा था। मैंने फोन तुरंत काट दिया। जो लोग मौका परस्त हैं और अपने रंग बदलते हैं, उनके साथ बात करना बेकार है। तमीज सिर्फ वक्त की बर्बादी है। सिर्फ सीधी धमकियां ही असरदार हैं। सही में तब से लियू फैमिली ने मुझे परेशान करना बंद कर दिया। लियू रोयान के दिन भी आसान नहीं थे। जी यांग ऐशो आराम की जिंदगी जीते हुए उसके बारे में बहुत पहले भूल गया था। लियू फैमिली गलत पक्ष के साथ होने के बाद इंडस्ट्री में उनकी जगह गिर गई। मैंने सुना कि लियू रोयान ने पार्टीज में मुझे मिलने की कई बार कोशिश की, लेकिन मेरे बॉडीगार्ड्स ने हर बार उसे रोक दिया। मैं उसे देखना भी नहीं चाहता था। कुछ लोग एक दूसरे को जिंदगी भर के लिए खो देते हैं और मेरे पास इन फालतू लोगों और चीजों पर वक्त बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। मेरा लक्ष्य इस पुरानी सड़ चुकी जगह को पूरी तरह से खत्म करना है, जो सिर्फ खून और पद को अहमियत देती है, जैसे जी ग्रुप। जी ग्रुप की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ही नाजुक हो गई है। जी यांग के बेवकूफाना इन्वेस्टमेंट्स एक गड्ढे की तरह हैं। कंपनी के पैसे को तेजी से खत्म कर रहे हैं। अलग अलग हिस्सों का गिरना भी गंभीर चिंता है। मुख्य बिजनेस ग्रुप की कमाई को खत्म कर रहा था। बैंक ने उन्हें उधार चुकाने के लिए दबाव डालना शुरू किया। सप्लायर्स भी पैसे मांगने के लिए आ गए। फाइनली जी यांग घबरा गया। उसके पास अपने दादाजी से मदद मांगने के लिए एक बार फिर जी फैमिली के पुराने घर वापस जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। स्टडी में उनके दादाजी नए फाइनेंशियल रिपोर्ट को देख रहे थे। उनके हाथ गुस्से से कांप रहे थे। 6 महीने से कम में तुमने कंपनी का क्या हाल कर दिया है? जी फैमिली की सालों पुरानी विरासत तुम जैसे निकम्मे बेटे द्वारा खत्म होने वाली है।
जी यांग जमीन पर बैठ गया। आंसू और नाक उसके चेहरे पर बह रहे थे। दादाजी, मैं गलत था, मैं सच में गलत था। कृपया मेरी एक और बार मदद कीजिए, बस एक आखिरी बार। ओल्ड मैन के पास जरूर पैसे का गुप्त खजाना है। अगर वे उसे निकालने के लिए तैयार हैं तो कंपनी बच सकती है। एक बार यह संकट खत्म हो जाए, मैं जरूर रास्ता ढूंढ लूंगा। दादाजी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उनका चेहरा थकान और निराशा से भरा था। बोलने से पहले वे लंबे समय तक शांत रहे। अभी भी एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? जी यांग को लगा जैसे उसे जिंदगी मिल गई हो। जी यान से माफी मांगो। दादाजी की आवाज में अनिच्छा थी। उसे वापस आने के लिए कह रहे थे। अगर वो वापस आता तो वे झांग परिवार का ठप्पा दे देते, उसका डेप्यूटी बनने के लिए। ये इस हद तक आ गया था और उसने फाइनली अपना सर झुका लिया। लेकिन बदकिस्मती से बहुत देर हो चुकी थी। ये सुनकर जी यांग तुरंत गुस्से में पागल हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे उसे माफी मांगने के लिए और मुझे उसका डेप्यूटी बनने के लिए? किस आधार पर? मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ, फैमिली का मुखिया हूँ, और उसके सामने झुकने के लिए मैं उसे मिलने से अच्छा मरना पसंद करूंगा। वो वैसे भी है कौन? वो सिर्फ एक गैर कानूनी बच्चा है जिसे मेरे माता पिता ने गोद लिया था। वेट, एक गैर कानूनी बच्चा? ये विचार मेरे दिमाग में एक धमाके की तरह हुआ। मैंने हमेशा सोचा हम जुड़वा हैं, बचपन से जवानी तक सब यही कहते थे। क्या मुझे तुरंत लिंजो को अपने सभी कनेक्शंस का इस्तेमाल करके उस हॉस्पिटल की जांच करने के लिए कहना चाहिए जहां मैं पैदा हुआ था, और उस साल के सारे रिकॉर्ड? 3 दिन बाद लिंजो मेरे डेस्क पर मेरी बर्थ सर्टिफिकेट की पीली पड़ी कॉपी और फॉरेंसिक रिपोर्ट लाया। बर्थ सर्टिफिकेट पर माँ का नाम वही है, लेकिन बच्चे की जानकारी में सिर्फ जी यांग का नाम है। और इस रिपोर्ट और भी साफ है। एक रिपोर्ट जी यांग और मेरे माता पिता के लिए है, जो खून का रिश्ता दिखा रही है, जबकि दूसरी मेरे माता पिता और मैं। एक बार फिर ये कोई खून का रिश्ता नहीं दिखा रही। ये पता चला कि मैं असल में की फैमिली का वंशज नहीं था। मैं सिर्फ जी यांग के साथ उसी दिन पैदा हुआ बच्चा था। हॉस्पिटल में गलती से बदला गया। नहीं, शायद ये कोई गलती नहीं थी। उस वक्त की फैमिली की शक्ति को देखते हुए किसी बच्चे का किसी और से बदला जाना 20 साल तक अनदेखा नहीं रहता। इकलौती समझ यही है कि उन्होंने इसे जानबूझकर किया। शायद वह महिला जिसे मेरी माँ कहा जाता था सिर्फ एक कमजोर और बीमार जी यांग को जन्म दिया। फैमिली की शान के लिए और एक स्वस्थ हेयर पाने के लिए उन्होंने मुझे उनके मरने वाले बच्चे को बदलने के लिए उपयोग किया। उन्होंने खुलेआम दुनिया के सामने घोषित किया कि हम जुड़वा हैं, और मैं चुना गया बलि का बकरा था। मुझे एक हेयर के रूप में तैयार किया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि जी यांग बचपन से बीमार था। उन्हें एक बैकअप प्लान की जरूरत थी। अब जब जी यांग बड़ा हो गया है, उसका स्वास्थ्य अब समस्या नहीं लग रहा। मैं बलि का बकरा हूँ, अचानक बलिदान दिया जा रहा हूँ। सबसे बड़े बेटे के वंश का सो कॉल्ड सिद्धांत सिर्फ एक बहाना है उनके लिए सब कुछ जी यांग को देने का, सबसे फैजल बहाना बनाकर। मैंने उस डीएनए रिपोर्ट को देखा और मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। 20 साल की परवरिश, 20 साल की सीख, अंत में ये सब सिर्फ एक सोची समझी साजिश थी। शुरू से अंत तक मैं, जियान, सिर्फ की फैमिली के खेल में एक मोहरा था। सच एक जहरीले चाकू की तरह था जो मेरे लिए की फैमिली की उम्मीद के आखिरी हिस्से को काट रहा था। मैं गुस्से में नहीं था और न ही दुखी। मेरा अंदर का इंसान डरावने रूप से शांत था। अगर मेरा की फैमिली में कोई अंधा विश्वास नहीं था तो मैं आगे जो भी करता उसमें कोई मानसिक बोझ नहीं होता। दादाजी के दबाव में जी यांग ने फाइनली अनिच्छा से मुझे कॉल किया। कॉल कनेक्ट होने के बाद उसने आधे दिन तक रोका, फिर फाइनली दांतों में दबाकर कुछ शब्द कहने में सफल हुआ। जियान, क्या तुम फ्री हो? चलो थोड़ी बात करते हैं। डैम जी यान, बस पैसे मिलने तक रुक जाओ। बस देखो मैं तुम्हारे साथ कैसे निपटता हूँ, बस रुक जाओ। जी यान, मैंने उसके दिमाग में गालियां सुनी। उसने शांति से पूछा, क्या बात है? बस कंपनी को मुश्किल से निकालने के लिए थोड़े लाख लाओ और मैं तुम्हें चेयरमैनशिप दे दूंगा, उस इंसान ने कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी और अपमान से भरी थी। मैंने हैरानी का नाटक किया। तुम अपनी कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हो? मैंने पूछा। तो तुम अब मेरे सबसे बड़े पोते हो, इतने कॉकी मत बनो। जी यांग ताने से भड़क कर तुरंत अपने असली रंग में आ गया। अगर कंपनी छोटी मुश्किल में नहीं होती तो क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी बारी आती? मैं तुम्हें बता रहा हूं, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। बस उसे वापस आने के लिए ट्रिक करो। कंपनी के ठीक होने तक रुक जाओ, फिर उसे बाहर निकालने का रास्ता ढूंढ लो। चेयरमैन की कुर्सी सिर्फ मेरी हो सकती है। छोटी समस्या? जहां तक मैं जानता हूं, जी फैमिली का कर्ज 7 ट्रिलियन युआन पार कर गया है। बैंक की आखिरी चेतावनी अगले हफ्ते आएगी। जी यांग, तुम इसे छोटी समस्या कहते हो? जी यांग रुक गया, लंबे समय तक बोलने में असमर्थ। तुम चाहते हो मैं वापस आऊं? ठीक है, मैं अपना रवैया बदलूंगा। मेरी शर्त यह है कि तुम एक जनरल शेयर होल्डर्स मीटिंग बुलाओ और फाइनेंशियल मीडिया को आने के लिए निमंत्रित करो। तुम्हें और तुम्हारे दादाजी को सबके सामने फैमिली हेड का ठप्पा पेश करना होगा और चेयरमैन से पहले मुझे ऑथराइजेशन लेटर देना होगा। इसके अलावा तुम्हें मेरे पिछले फैसले के लिए सबके सामने माफी मांगनी होगी। तुम सपने देख रहे हो कि धूंग चिल्लाया। तुम चाहते हो हम तुमसे माफी मांगे? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? कहने के लिए और कुछ नहीं है। मेरे पास अभी भी की ग्रुप के बैंक्रप्सी लिक्विडेशन के लिए तैयार होने के लिए 1 हफ्ता है। कहने के बाद मैंने फोन काट दिया। मैं जानता था वे ऐसा करेंगे। मेरे दादाजी के गर्व और इज्जत को सबसे ऊपर रखते हुए वे कभी भी अपने हाथों में बैंक्रप्सी की घोषणा को बिजनेस वर्ल्ड में मजाक का विषय नहीं बनने देंगे। बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। 2 दिन बाद मेरे दादाजी ने पर्सनली मुझे कॉल किया।
उनकी आवाज बूढ़ी और थकी हुई थी। उसमें वो रोब नहीं था जो पहले था। उन्होंने अजीब तरीके से कहा, हमने तुम्हारी शर्तें मान ली हैं। कंपनी शुक्रवार को अपनी शेयर होल्डर्स मीटिंग रखेगी। वापस आओ और देखते हैं तुम अब कितनी मुसीबत खड़ी कर सकते हो। उनके गणित को सुनकर मेरे होंठों पर ठंडी मुस्कान आ गई कि फैमिली का खून सच में फिजूल है। छठा, मैं समय पर वहां होऊंगा। ये खबर बिजनेस वर्ल्ड में तेजी से फैल गई। सबको लगा ये एक बड़ा मोड़ है। लिन वेई के वक्त के आदेश लेने के बाद भाई फाइनली एक हो गए और फैमिली मिल गई। वे सब इंतजार कर रहे थे कि मैं स्थिति को कैसे सुधारूंगा, कि ग्रुप को डूबने से कैसे बचाऊंगा। लेकिन वे नहीं जानते थे मैं बचाने के लिए नहीं, बल्कि उसे अंतिम विदाई देने के लिए वापस आया हूं। शुक्रवार को कि ग्रुप के हेडक्वार्टर में मैं काला सूट पहनकर अंदर गया, बॉडीगार्ड्स की एक टीम के साथ। वह जाना पहचाना मीटिंग का कमरा कॉर्पोरेशन के शेयर होल्डर्स और रिपोर्टर्स से भरा था, जो खबर सुनकर दौड़े चले आए थे। लाइट्स लगातार चमक रही थीं। चेयरमैन की कुर्सी में मेरे दादाजी बैठे थे। उनका चेहरा उतरा हुआ था। उनके बगल में जी यांग था। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। चेहरा नफरत से भरा था। मैं सीधे टेबल के दूसरे छोर पर गया और उस कुर्सी पर बैठ गया जो आमतौर पर चेयरमैन की होती थी। सब वहां थे। चलो शुरू करते हैं, मैंने ठंडे स्वर में कहा। मेरे दादाजी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें जटिल भावनाओं से भरी थीं। उन्होंने दुल्हन की घूंघट उठाई। उनकी आवाज बैठी हुई थी। हम आज एक वजह से यहाँ हैं। मेरे पुराने फैसलों में गलती और जी यांग के अनुभव की कमी की वजह से कंपनी बुरी स्थिति में पहुंच गई है। उन्होंने एक पल के लिए रोका। ऐसा लग रहा था जैसे वे बेहद मुश्किल फैसला ले रहे हों। मेरे और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चर्चा करने के बाद हमने एकमत से फैसला किया कि जी यान को वापस बुलाएं। जी ग्रुप का चेयरमैन का पद संभाल कर उनके पास कंपनी के सभी मामलों पर पूरा अधिकार था। ये कहते हुए उन्होंने सैंडलवुड का ठप्पा और टेबल पर रखे डॉक्यूमेंट्स का एक ढेर उठाया। कांपते हुए जब वे खड़े हुए और मेरी तरफ आने के लिए तैयार हुए, मीडिया कैमरा सभी इस पल पर टिके थे। सबको लगा यह शक्ति का हस्तांतरण है, एक मिलन की शुरुआत है। रुको, मैंने एक बार फिर बोला। सबने मुझे शक की नजर से देखा। मैंने अपने ब्रीफ केस से डॉक्यूमेंट्स का ढेर लिया। मैंने लिन जो को वहां मौजूद हर शेयर होल्डर और रिपोर्टर को देने के लिए कहा। अपॉइंटमेंट डिसीजन लेने से पहले मैं सबको कुछ दिखाना चाहता था। दादाजी और जी यांग ने भी कॉपी ली। जब उन्होंने साफ तौर पर शीर्षक में पेरेंटल टेस्ट रिपोर्ट के बड़े शब्द देखे, उनके चेहरे तुरंत सफेद पड़ गए। उसे कैसे पता चला? नामुमकिन, सिर्फ मैं और उसकी माँ इसके बारे में जानती थी। दादाजी का दिल डर और अविश्वास से भरा था। ये क्या है? वो क्या करना चाहती है? जी यांग हैरान और बेचैन दिख रहा था। मैंने उन्हें संभलने का वक्त नहीं दिया और तुरंत मैजिक वॉन्ड उठा लिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, जी फैमिली में वापस स्वागत होने से पहले मैं एक सच्चाई साफ करना चाहता हूं जो पिछले 20 सालों से छुपी हुई थी। मैं जी यान बिल्कुल भी जी फैमिली का वंशज नहीं हूं। मेरे हाथ में रिपोर्ट डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है, जिसका उपयोग मेरे और दूसरों के खिलाफ किया गया है। वे लोग जिन्हें मेरे माता पिता कहा जाता है। रिपोर्ट दिखाती है कि हमारे बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है। एक और डॉक्यूमेंट वह है जो मैंने 20 साल पहले इंग्लैंड के नंबर 1 हॉस्पिटल में निजी चैनल्स के जरिए प्राप्त किया था। ये निकल गया बर्थ रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड दिखाता है कि आज से 20 साल पहले मिसेस की ने सिर्फ एक बच्चे को जन्म दिया था। वह जी यांग है। मेरी आवाज जोर से नहीं थी, लेकिन यह मीटिंग रूम में एक धमाके की तरह थी। सभी शेयर होल्डर्स, सभी रिपोर्टर्स दंग रह गए। एक चौंका देने वाला राज, ये आज की सबसे बड़ी खबर है। मेरे दादाजी ने मेरी तरफ उंगली दिखाई। उनके होंठ कांप रहे थे। एक शब्द बोलने में असमर्थ। तुम मुझे बदनाम कर रहे हो। क्या मैं तुम्हें बदनाम कर रहा हूं? मुझे लगता है तुम अपने दिल में बेहतर जानते हो। 20 साल पहले सबने देखा कि जी यांग कमजोर और बीमार था। डर था कि अगर वह मर गया तो जी फैमिली के पास वंश आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं होगा। तो तुम हॉस्पिटल से एक स्वस्थ बच्चा घर लाए और फिर दुनिया को घोषित किया कि हम जुड़वा हैं। सही, मैं वो बच्चा हूं जिसे तुमने बैकअप की धुओं की परछाई ट्रीट किया, जिसे तुमने पिछले 20 सालों से परवरिश की। मैंने खूब पढ़ाई की, मैंने जी तोड़ मेहनत की, मैंने की ग्रुप के लिए कीमत बनाई, तुम्हारे लिए। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे मोहरे के रूप में अभी भी कुछ काम का हूं? मेरे 20वें जन्मदिन तक तुम्हें लगता है जी यांग फैमिली बिजनेस संभालने के लिए काफी स्वस्थ है, फिर तुम मुझे बाहर निकाल देते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं एक कुत्ते की तरह वापस आऊंगा तुम्हें बचाने के लिए अपनी दुम हिलाते हुए? मेरे हर शब्द ने मेरे दादाजी के दिल में सीधे चाकू की तरह काम किया। उनका चेहरा सफेद से लाल हो गया, फिर लाल से मुर्दा सफेद। फाइनली उन्होंने अपना सीना पकड़ा और पीछे गिर गए। किसी ने चिल्लाकर उनकी तरफ दौड़ा। मीटिंग रूम में भगदड़ मच गई, लेकिन मैं वहां शांति से खड़ा देख रहा था। मैं खड़ा हुआ, अपना वीसी कॉलर ठीक किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, यह सिर्फ एक नाटक है, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने कहा। अपनी नजर उन शेयर होल्डर्स पर डाली जो अभी भी शौक में थे। मैं आज यहाँ इस मुसीबत को संभालने के लिए नहीं, बल्कि इसे खरीदने के लिए आया हूँ। मेरे शब्दों ने तुरंत कमरे में शोर को शांत कर दिया। एक बूढ़े शेयर होल्डर, मेरे दादाजी के पुराने दोस्त भी खड़े हुए, सीधे मेरी तरफ उंगली दिखाई और गाली दी। तुम गद्दार! मेरे दादाजी ने तुम्हें 20 साल तक पाला, क्या तुम उन्हें इस तरह वापस दे रहे हो? अंकल वांग, जो प्रॉफिट्स मैंने तुम्हारे लिए बनाए कि ग्रुप, तुमने पहले ही मुझे पिछले 20 साल तक संभालने का खर्चा बहुत ज्यादा कर लिया है। क्या ऐसा नहीं है? सिर्फ एक प्रोजेक्ट ने ग्रुप को 3500 बिलियन वियतनामी डोंग से ज्यादा का फायदा दिया है।
क्या यह कर्ज दोबारा हिसाब करने की जरूरत है? इसके अलावा मैं गद्दार नहीं हूं, मैं सिर्फ एक बिजनेसमैन हूं। बिजनेसमैन सिर्फ फायदे की बात करते हैं। मैंने लामचौ को डॉक्यूमेंट्स का एक और सेट देने का इशारा किया। यह हमारी तान की टेक्नोलॉजी का की ग्रुप को खरीदने का प्रपोजल है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि की ग्रुप पर अभी 7,000 बिलियन वियतनामी डोंग का कर्ज है और बैंक्रप्सी के कगार पर है, हम सिंबॉलिकली 51% की ग्रुप के शेयर्स खरीदने के लिए 3,500 बिलियन वियतनामी डोंग देने के लिए तैयार हैं, और उस सारे कर्ज को उठाने के लिए ऑफ कोर्स बदले में यहां मौजूद शेयर होल्डर्स अपने द्वारा पकड़े गए शेयर्स का उपयोग कर सकते हैं। वे कीमती शेयर्स बेकार कागज बनने वाले हैं, कुछ भी नहीं के लिए बदलने के लिए। हमारी तान की टेक्नोलॉजी कंपनी के ओरिजिनल शेयर्स का सिर्फ 1%। यह शर्त एक बार घोषित होने पर ऑडिटोरियम में हलचल मचा दी। कर्ज में डूबी हुई कंपनी के शेयर्स का उपयोग करना, 10,000 बिलियन वियतनामी डोंग से ज्यादा वैल्यूएशन और ओरिजिनल शेयर्स की तेजी से बढ़ोतरी के बदले में। ये नए तरह की टेक्नोलॉजी कंपनी, ये असल में एक्विजिशन नहीं है, यह साफ तौर पर एक डील है। शेयर होल्डर्स जो कुछ पल पहले नफरत से भरे थे अब दंग हैं। उनके हाथ एक्विजिशन एग्रीमेंट पकड़े हुए हल्का कांप रहे हैं। वे सब बिजनेसमैन हैं, कोई भी पैसा मना नहीं करेगा। वे की ग्रुप की वर्तमान स्थिति को किसी और से बेहतर समझते हैं। बैंक्रप्सी वक्त की सिर्फ एक बात है, मेरी मौजूदगी उन्हें मुसीबत के कगार पर डूबती कश्ती पर कूदने का मौका देने की तरह है। मैं सहमत हूं, एक नौजवान शेयर होल्डर की ग्रुप की इस मुसीबत से खड़ा होने वाला पहला इंसान है। तो जो कोई भी चिंता करना चाहता है चिंता करे, मैं सहमत हूं। अगर पहला है तो दूसरा भी होगा। 5 मिनट से कम में कि फैमिली द्वारा पकड़े गए शेयर्स के अलावा 40% से ज्यादा बाहरी शेयर्स ने मेरे एक्विजिशन एग्रीमेंट के लिए सहमति दे दी थी। उसमें उन शेयर्स को जोड़ते हुए जो मैंने चुप कर जमा किए थे, मैं पहले ही सेकेंडरी मार्केट में की ग्रुप पर पूरा कंट्रोल 51% से ज्यादा पकड़े हुए था। आज से की फैमिली की नाम रखेगी, लेकिन यह की धूम का की नहीं बल्कि की इंगान का की होगा। डोर से एम्बुलेंस की आवाज आई। पास आते हुए मेडिकल पर्सनल दौड़े आए, बेहोश दादाजी को स्ट्रेचर पर डालते हुए कि धुओं पूरी तरह से परेशान पीछे दौड़ रहा था। जैसे ही वह मेरे पास से गुजरा, वह रुक गया। उसकी लाल आंखें मुझ पर घूर रही थीं। जियान, तुम शांति से नहीं मरोगे। मैंने उसके दिल की चीखें सुनी। उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने हिम्मत कैसे की? मुझे उसे मारना है, मुझे जरूर उसे मारना है। जियान, जिस पल से तुमने मुझे बेवकूफ की तरह ट्रीट किया, मेरी 20 साल की मेहनत को मजाक ट्रीट किया, यह अंत पहले ही तय था। जो कुछ भी तुमने अब खोया है वह तुम्हारे अपने कामों का नतीजा है। अब तुम्हें खुद कड़वा नतीजा भुगतना होगा। दादाजी का अच्छे से ख्याल रखना। मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट को हर महीने तुम्हारे खर्चे ट्रांसफर करने के लिए कह दूंगा। आखिरकार मैं गद्दार नहीं हूं। मैंने जानबूझकर उनके अहंकारी टोन की नकल की जो वे पहले मुझसे किया करते थे। जी यांग इतना गुस्से में था कि उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वह एक शब्द भी नहीं बोल सका। फाइनली सिर्फ एम्बुलेंस को फॉलो करते हुए जो चली गई। मीटिंग रूम में शेयर होल्डर्स ने लामचौ के साथ शेयर स्वैप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना शुरू कर दिया था। उनके चेहरे खतरे से बचने पर खुशी से चमक रहे थे। मैं बड़ी खिड़की के पास गया और नीचे शहर की भीड़ को देखा। अब से आज मेरा युग सिर्फ शुरू हुआ है। मेरे दादाजी को स्ट्रोक हुआ और हालांकि वे बच गए, उन्हें गंभीर असर के साथ छोड़ दिया गया है। उनका मुंह टेढ़ा है, आंखें टेढ़ी हैं और वे मुश्किल से बोल सकते हैं। वे सिर्फ दिन भर बिस्तर पर पड़े रह सकते हैं। जियांग लगातार उनके बिस्तर के पास है, दादाजी को देख रहा है जो पहले इतने शक्तिशाली थे अब इतने कमजोर हैं। उसका दिल नफरत से भरा है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। उसके नाम पर सारी संपत्ति की ग्रुप की ओनरशिप बदलने के साथ फ्रोजन हो गई है और उसकी संपत्ति बिक चुकी है। अब वह सिर्फ एक भिखारी है। यहाँ तक कि हॉस्पिटल बिल्स भरने के लिए मेरी भीख की जरूरत है। कि ग्रुप लेने के बाद मैंने पूरा सुधार किया। पहले मैंने उन सबको निकाल दिया जो गलत तरीके से काम करते थे। वे जो अपने दिन चाय पीने, न्यूज़पेपर्स पढ़ने और गाना सुनने में बिताते थे। उनके साथ जो जब जियांग सत्ता में था सिर्फ चमचे और खुद को एक्सपर्ट्स कहते थे। मैंने उन सबको बाहर निकाल दिया। कंपनी रोने की आवाजों से भरी थी। बहुत से लोग जियांग के पास दौड़े रोते हुए। जियांग उनकी गुहार सुनकर सिर्फ लाचार और गुस्से में फील कर सकता था। वह गद्दार जियान, वो हमारे की फैमिली को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। वो की कॉर्पोरेशन को पूरी तरह से अफरा तफरी में बदलना चाहता है। ये फैसला करना मुझ पर है। वह सही है। मेरी कंपनी को बेकार लोगों की जरूरत नहीं है। फिर मैंने तान की टेक्नोलॉजी की कोर टीम को की ग्रुप के मौजूदा बिजनेस लाइंस के साथ जोड़ दिया। खाइमिंग सिस्टम के टेक्नोलॉजिकल एडवांटेजेस की वजह से हमने जल्दी सुधार किया कि ग्रुप के मौजूदा होम अप्लायंस और रियल एस्टेट लाइंस ने कॉम्प्रिहेंसिव स्मार्ट होम कॉन्सेप्ट शुरू किया। इन पुराने इंडस्ट्रीज को एक बार फिर जिंदा किया। सिर्फ आधे साल में एक पूरी तरह से नई की ग्रुप ने नुकसान को फायदे में बदल दिया। स्टॉक प्राइसेस भी लगातार बढ़े, यहाँ तक कि अपने पुराने पीक्स को पार करते हुए। तान की टेक्नोलॉजी और नई की ग्रुप के मिलन ने 10 बिलियन से ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ एक कमर्शियल एम्पायर बनाया। मैं किनगान इस एम्पायर का इकलौता राजा बन गया। उस दिन जब मैं डॉक्यूमेंट्स देख रहा था, लामचौ ने खटखटाया और अंदर आई। मिस्टर की, मिस लियू नीचे हैं, वे आपसे मिलने के लिए जिद कर रही हैं। मैं ऊपर नहीं देखना चाहता था
और उसे ऊपर आने के लिए कहा। कुछ मिनट बाद लियू रुआन अंदर आई, बहुत थकी हुई दिखते हुए। वह अभी भी पिछले साल की वही पुरानी आउटफिट पहने हुए थी। वह मेरे डेस्क के सामने खड़ी थी, अपना होंठ काट रही थी, दुखी दिखने की कोशिश में, कमजोर और मजबूर। मैंने आखिरी डॉक्यूमेंट साइन करने के बाद ही उसकी तरफ देखा, जैसे वो कोई अजनबी हो। उसने गहरी सांस ली। मैंने सुना अंकल जी बीमार हैं। जी यांग भी अभी मुश्किल समय से गुजर रहा है। भाई यान, मैं जानती हूँ तुम गुस्से में हो, लेकिन उन्होंने तुम्हें 20 साल तक पाला है। हमारे पुराने रिश्ते को ध्यान में रखते हुए क्या तुम जी यांग को एक और मौका दे सकते हो? उसे कंपनी में कुछ भी करने दो। उसकी आवाज कोमल थी, आंखें सच्ची थीं, जैसे वह सच में एक दयालु और सोचने वाली महिला हो। लेकिन जो मैंने सुना वह एक पूरी तरह से अलग तस्वीर थी। उस निकम्मे जी यांग का दिल अब निराश था। जी यान ने सत्ता ले ली थी। जी यान अब असली मजबूत बुनियाद था। मुझे उसके साथ चिपकना था। जब तक मैं काफी सब्र और दया दिखाती, वह जरूर हमारी पुरानी दोस्ती वापस जिंदा कर देता। आदमी, तुम जानते हो, वे सब इस ट्रिक के लिए गिर जाते हैं। एक बार हम वापस मिल जाएं तो जी यान का क्या फर्क पड़ता है? मैं अपनी कुर्सी में पीछे झुका, उसके नाटक का मजा लेते हुए। लियू रोयान, तुम्हारे पास मेरे लिए शर्तें रखने का क्या अधिकार है? लियू रोयान का चेहरा अचानक बदल गया। दूर जाओ। मैं सिर्फ सोचा कि लोगों को एक दूसरे के लिए रास्ता छोड़ देना चाहिए। एक रास्ता? पहले तुमने मुझे बेवकूफ की तरह ट्रीट किया, मुझे अपने पैरों नीचे कुचला। तुमने रास्ता छोड़ने के बारे में क्यों नहीं सोचा? जब तुमने चेयरमैन्स वाइफ बनने की साजिश करते हुए जी यांग को टोस्ट करने के लिए मुड़ गया, तुमने हमारे बीच थोड़ी सी दोस्ती के बारे में क्यों नहीं सोचा? लियू रोयान मेरे सवाल पर चुप थी। इसके अलावा क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे आज के आने का मकसद नहीं जानता? तुम मेरे साथ वापस मिलना चाहती हो। तुम इस $1 बिलियन एम्पायर की मिस्ट्रेस बनना चाहती हो। मेरी आवाज जोर से नहीं थी, लेकिन यह उसे कांपने के लिए काफी थी। उसे मेरे विचार कैसे पता चले? वह इतना सब कुछ कैसे जानती है? उसने मुझे डर में देखा, जैसे मैं मॉन्स्टर हूं। मैं नीचे झुका और उसके कान में फुसफुसाया, अपने उस फिजल विचार को दूर रखो। मेरे लिए तुम पुराने कपड़ों के टुकड़े से भी कम लायक हो। बस यहाँ से निकल जाओ और मेरे सामने कभी मत आना। लियू रुआन का चेहरा कागज की तरह सफेद हो गया। वह कुछ कदम पीछे हटी, फिर फाइनली रोते हुए मेरे ऑफिस से भाग गई। इस तरह के इंसान के लिए एक और नजर देखना भी मेरे वक्त की बर्बादी थी। लियू रोयान के साथ निपटने के बाद मेरी जिंदगी शांति में लौट आई, लेकिन जी यांग सिर्फ उतने से संतुष्ट नहीं था। उसने वह हर महीने के खर्चे लिए जो मैंने उसे भेजे थे और मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया, कहते हुए कि मैं गद्दार हूं, अपने पिता को बीमारी की तरफ धकेला है और फैमिली का बिजनेस हड़पने के लिए गलत तरीके अपनाए हैं। कुछ मीडिया आउटलेट्स सच्चाई से अनजान कहानी को व्यूज के लिए मसाला लगाकर दिखाने लगे। अचानक मैं आज के जमाने का सबसे बड़ा गद्दार बन गया। लिंजो ने गुस्से में न्यूज़पेपर मेरी तरफ फेंका। मिस्टर जी और उनकी टोली बहुत आगे बढ़ रही है। क्या हमें लॉयर का वार्निंग लेटर भेजना चाहिए? जरूरत नहीं। मैंने न्यूज़पेपर में डॉक्टर्ड फोटो को देखा, जिसे डर और चालाक दिखाने के लिए बदला गया था, और सर हिलाया। उसे मुसीबत खड़ी करने दो, जितना बड़ा उतना अच्छा। मैंने जी यांग के विचार सुने। हाँ, इस पूरी चीज को इतना बड़ा कर दो ताकि हर कोई किनगान का असली चेहरा देख सके। मुझे तुम्हारी इज्जत खत्म करनी है, तब शेयर होल्डर्स जरूर उससे नाखुश होंगे। मेरे पास कंपनी वापस लेने का मौका होगा। नादानी में उसने सोचा, पब्लिक ओपिनियन पैसा हिला सकता है। मैंने उसे नजरअंदाज किया और उसके ऑनलाइन ट्रोलिंग के नाटकों को जारी रखा। उसने अपनी छवि बनाई, एक दुखी बड़ा भाई जिसे छोटे भाई ने धोखा दिया। जैसे ही वह पब्लिक ओपिनियन को चरम पर ला रहा था, मैंने एक मुख्य फाइनेंशियल मैगजीन के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के दौरान मैंने अपने खिलाफ सारे आरोपों में से किसी का खंडन नहीं किया। मैं शांति से टेस्ट रिजल्ट्स पेश किए, कैसे मुझे बलि का बकरा बनाया गया और फिर आसानी से फेंक दिया गया। मैंने खुलेआम पूरी सच्चाई बता दी। साथ ही मैंने फाइनेंशियल एविडेंस दिया जो दिखाता है कि कैसे उन छोटे महीनों में जब जी यांग सत्ता में था, उसने बेवकूफाना फैसले लिए जिसके लिए कंपनी को $1 बिलियन युआन से ज्यादा का नुकसान हुआ। जब पूरी सच्चाई ठंडे आंकड़ों और सबूत के साथ सामने आई, पब्लिक ओपिनियन तुरंत बदल गया। जिन लोगों ने पहले जी यांग के लिए हमदर्दी दिखाई थी, अब उनसे नफरत करते थे। एक गद्दार, एक निकम्मा व्यक्ति जो अपने एहसान करने वाले को खत्म करने का सपना देखता था। कोई जिसके पास सारे साधन है लेकिन सब कुछ बर्बाद कर देता है। कितना बेकार इंसान। क्यों धोंग होन। वो मजाक बन गया। लोग उसे देखकर उंगली उठाते थे, यहाँ तक कि जब वह सड़क पर चलता था। वह नौकरी चाहता था, लेकिन कोई कंपनी उसे हायर करने की हिम्मत नहीं करती थी। वह सोसाइटी से पूरी तरह से बहिष्कृत हो गया था। मेंटल ब्रेकडाउन बिना पैसे होने से कहीं ज्यादा खतरनाक था। नॉट लॉन्ग आफ्टर मैंने सुना कि वह पागल हो गया है। हर दिन वह छोटे बड़े कपड़े पहनता और की ग्रुप के बिल्डिंग के आसपास घूमता। लोगों को कहता कि वह चेयरमैन है। मैंने एक बार उसे अपनी गाड़ी से दूर से देखा। उसके बाल उलझे हुए थे, आंखें खाली थीं और वह लगातार बड़बड़ा रहा था, कंपनी मेरी है, मैं चेयरमैन हूं। मैंने गाड़ी का शीशा चढ़ा लिया और बिना किसी भावना के वहां से निकल गया। उस पर दया शायद, लेकिन यह सब उसका अपना किया धरा था। पागल होने के बाद जी यांग को साइकियाट्रिक हॉस्पिटल में डाल दिया गया। खबर सुनकर उसके दादाजी, पहले से ही कमजोर, पूरी तरह से टूट गए और हॉस्पिटल में मर गए। मौत से पहले वे मुझे एक आखिरी बार देखना चाहते थे। मैं गया।
वे बिस्तर पर पड़े थे, इतने कमजोर कि पहचाने नहीं जा रहे थे। जब उन्होंने मुझे देखा, आंसू उनकी धुंधली आंखों से बह रहे थे। उन्होंने मेरा हाथ कस के पकड़ा, बार बार 3 शब्द बड़बड़ाते हुए। शब्द साफ नहीं थे। उन्होंने माफी मांगी और मैं उनके अंतिम शब्द सुन सकता था। वे गलत थे, पूरी तरह से गलत। अगर उन्होंने शुरुआत से मुझे चुना होता तो चीजें इस तरह नहीं होती। उन्होंने मुझे दुख दिया था और उन्होंने अपने पूर्वजों को दुख दिया था। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ चुपचाप उन्हें देखता रहा। उनका हाथ गिरने तक मैंने उनकी आंखें बंद कर दी। हर शिकायत, सही और गलत, उनकी मौत के साथ धुआं हो गई। मैंने फ्यूनरल के प्रबंध करने के लिए बड़े पोते का फर्ज निभाया। फ्यूनरल में बहुत कम लोग आए कि फैमिली के रिश्तेदार मेरे द्वारा बाहर निकालने के बाद पहले ही मुझसे नफरत करते थे, तो वे क्यों आते? लियाओ परिवार के लोग हालांकि आए। लियूफू मुझसे बात करना चाहती थी, लेकिन मेरी ठंडी नजर ने उसे पीछे हटने पर मजबूर किया। लियू रोयान भी आई। वो एक कोने में खड़ी थी, मुझे दूर से देख रही थी। उसकी आंखें जटिल भावनाओं से भरी थीं। वो पहले से बहुत दुबली दिख रही थी। मैंने सुना कि लियू जिया नई जगह के साथ चिपकना चाहते हुए उसे उससे 20 साल बड़े गंजे आदमी के साथ शादी करने के लिए तैयार कर रही थी। उसका भविष्य अब मुझे चिंता नहीं देता। फ्यूनरल के बाद मैं लंबे समय तक कब्र के सामने अकेला खड़ा रहा। हवा पेड़ों के बीच से गुजर रही थी, जैसे कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। बस हो गया। मेरी जिंदगी के 20 साल एक सपने की तरह थे। चुना जाना, परवरिश होना, छोड़ दिया जाना और फिर मुसीबत से लड़कर वापस आना। अब सब कुछ ठीक हो गया है। मैंने सर झुकाया और कब्र के सामने सफेद क्रिसेंथेमम्स का गुलदस्ता रखा। अलविदा दादाजी, और अलविदा उसे जो कभी नादानी से मानता था कि मेहनत काफी है कुछ भी हासिल करने के लिए। हजारों साल बाद तान की ग्रुप का हेडक्वार्टर बिल्डिंग इस सिटी का नया सिंबल बन गया है। चेयरमैन के रूप में मैं टाइम मैगजीन के कवर पर आया। भविष्य बदलने वाली ताकत के रूप में प्रशंसा की गई। मेरे बगल में नए कॉलीग्स, नए दोस्त हैं। लामचौप बड़ी हो गई है और ग्रुप की सीईओ बन गई है, खुद जिम्मेदारी उठाने के लिए योग्य। साथ में हम बिजनेस मैप बढ़ा रहे हैं, पूरी दुनिया तक पहुंच रहे हैं। कभी कभी मैं पुरानी यादें ताजा करता हूं, उस शानदार जन्मदिन की पार्टी को याद करके, जी यांग के गर्व भरे चेहरे को याद करके, लियू रोयान के नकली टोस्ट को याद करके और अपने दादाजी की जटिल नजर को याद करके। इन तस्वीरों ने कभी मुझे दर्द, गुस्सा और नफरत दी थी। अब पीछे देखने पर वे दूर और धुंधली दिखती हैं। मुझे इस दुनिया को दूसरों की आवाज के जरिए जज करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्योंकि मैं अपनी किस्मत को संभालने के लिए काफी मजबूत बन गया था, मैं सभी बुरे विचारों को नजरअंदाज कर सकता था। वह विशेष शक्ति धीरे धीरे मेरे मन की शांति के साथ गायब हो गई। शायद उसका इकलौता मकसद जब वो आई थी, मुझे मदद करना था। दुख की उस रात में हर किसी का असली चेहरा देखने में, इससे बेड़ियां तोड़कर नई जिंदगी की तरफ बढ़ने में। उस दिन मैंने चैरिटी पार्टी अटेंड की। पार्टी में मैं किसी अनजाने व्यक्ति से मिला, एक अधेड़ उम्र का आदमी जो मुझसे साफ तौर पर मिलता था। वो एक छोटी टेक्नोलॉजी कंपनी का फाउंडर था, विनम्र लेकिन बेहद योग्य। मुझे देखकर वो लंबे समय तक दंग रह गया, फिर खुद आगे बढ़कर मुझे अपना बिजनेस कार्ड दिया। नमस्ते चेयरमैन जी, मैं जियांग वेनहाई हूँ, मैं तुम्हारा बिजनेस कार्ड लेता हूँ। उसके चेहरे को देखकर मेरे दिमाग में अचानक शक पैदा हुआ। मैंने तुरंत लिनजो को उसकी जानकारी की जांच करने के लिए कहा। रिजल्ट्स ने मेरे शक को सही साबित किया। 21 साल पहले उसकी पत्नी ने इंग्लैंड के नंबर 1 हॉस्पिटल में एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन बच्चा पैदा होने के बाद उसे दिल की गंभीर बीमारी थी। हॉस्पिटल ने उन्हें बताया कि बच्चा 1 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। उसका पिता तबाह हो गया था, लेकिन गरीबी की वजह से वे महंगा इलाज नहीं कर सकते थे। फाइनली पैदा होने के तीसरे दिन बच्चा मर गया। हॉस्पिटल ने डेथ सर्टिफिकेट जारी किया और वह मेरे की फैमिली द्वारा गोद ले जाने से 1 दिन पहले था। सब कुछ आंसुओं में था। मैं वो बच्चा हूं जिसे मर जाना चाहिए था कि फैमिली ने अपनी शक्ति और पैसे का उपयोग मेरे मौत को झूठा दिखाने, मेरी बीमारी को ठीक करने और मुझे वापस उनकी परिवार में लाने के लिए किया, ताकि मैं उनका रिजर्व प्लेयर बन सकूं। मैंने दूर देखा, जहां जियांग वेनहाई दूसरों के साथ टेक्नोलॉजी पर चर्चा कर रहा था। मेरा दिल जटिल भावनाओं से भरा था। उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसका बेटा, जो बचपन में मर गया था, असल में अभी भी जिंदा है। इसके अलावा उसका बेटा वह बन गया था जिसे वह शायद अपने जीवन में कभी नहीं पा सकता। मैं उसे मिलने नहीं गया। अतीत खत्म हो गया है। जिद करके इसे दोबारा लाना हम दोनों में से किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। मैंने सिर्फ लिन जो को आर्टी ग्रुप के नाम पर उसकी कंपनी में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा, उन्हें तकनीकी रुकावटों को पार करने में मदद करते हुए। इसे एहसान के छोटे कदम की तरह समझो, पिता के प्यार को वापस करने का तरीका जो 20 साल तक देरी से आया था। शाम खत्म होने पर मैं होटल से बाहर निकला। सिटी का रात्रि का नजारा चमकदार था, रोशनी। मैंने तारों भरे आकाश की तरफ देखा। अब से मेरी जिंदगी बेड़ियों और धोखे से आजाद होगी। बस मैं और जो मैं अपने हाथों से बनाता हूं, एक अनंत चमकदार भविष्य।